हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग फिर से गणित का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मॉडल पेपर मुझे किसी बच्चे द्वारा भेजा गया है क्योंकि अब जो कॉलेजेस हैं उनमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो उसी हिसाब से उस बच्चे ने मुझे ये मॉडल पेपर भेजा है, तो इसका आज हम सोल्यूशन देखेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ 3 घंटे का टाइम मिलता है। पूर्णांक 70 नंबर का होता है और 20 जो आपके होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं। और बाकी के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपको थ्योरी वाले होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है कॉपी पर। ठीक। तो आपका खंड का में क्या दिया हुआ है कि आपको दी गई अभाज्य संख्या बतानी है कि दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 13 होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 से कट जाएगी, या 5 से भी कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी और ये 3 से कट जाएगी। 13 है ही स्वयं से विभाजित होगी। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं स्वयं और 1 से विभाजित हों वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। मतलब ये बोला गया कि जैसे p बाई क्यू है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका अगर मुझे समतुल्य बनाना हो तो मैं कुछ भी ऊपर और नीचे समान मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तो p तो है ही इसमें लिखा हुआ, m से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एन पी एन क्यू। अब n की वैल्यूज में वेरी करता जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे डॉट डॉट अनंत तक n की वैल्यू रख सकता हूँ। तो अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी किसी परिमेय संख्या के समतुल्य। ठीक। बहुपद के शून्यक हैं। ऑप्शन से ही देख लीजिए, इसे सॉल्व ना करिए, ऑप्शन से ही देख लीजिए। -2 रखो इसमें तो ये 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस का, और ये +10, यानी कि ये तो 0 हो रहा है, यानी कि -2 तो होगा। तो ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि इसमें -2 नहीं है, और ये वाला। अब मुझे 5 और -5 में चेक करना है, तो 5 को रख के देख लेता हूँ, या -5 को रख के देखता हूँ। तो -5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ पे -5 रखोगे तो 35 हो जाएगा माइनस का। +10 लिखा हुआ है तो 25 10 35 में से 35 जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन अगली क्या दी गई है? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, और y बराबर 0। ये भी एक इक्वेशन है, ये मत समझ लेना कि ये वैल्यू दी गई है, ये भी एक इक्वेशन ही है, और ये भी एक इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0 बराबर 6, यानी कि 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या आ गया? 2 आ जाएगा आपका। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y तो 0 है ही, और x की वैल्यू 2 आई है, तो 2, 0 इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। 5 और 9 की जो है, मतलब 5, 9 की y अक्ष से दूरी क्या है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक आपका निर्देशांक बनाऊं, ठीक, आप समझ जाएंगे कि अभी y अक्ष से दूरी क्या होती है। ठीक। ये, और मैं एक ऐसे क्रिएट कर दूं। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरा 5, 9, तो मुझे 5 मान लिया मैंने इधर चढ़ा, और 9 में ऊपर गया यहाँ पे कुछ। ठीक। और ये बिंदु आ गया मेरा 5, 9, यही तो बिंदु आया। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये बिंदु मेरा है 5, 9। ठीक। और ये दो दूरियां हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला मेरा x जो मैंने बढ़ा है ना, तो ये x वाली दूरी हो गई, ये y वाली दूरी हो गई। लेकिन मुझसे पूछा गया है y अक्ष से, ये x मैंने मान लिया, ये y। इससे दूरी तो x के ही बराबर होगी ना, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? y अक्ष से दूरी 5 मात्र। अगर इसकी दूरी x अक्ष से पूछता तो जो y की वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि x अक्ष से देखो 9 ऊपर है, और y अक्ष से इधर 5 इधर है। अगर यहाँ पे पूछ लेता मुझसे जो वो है ओरिजिन से दूरी, ओरिजिन से मूल बिंदु से दूरी अगर पूछ लेता, तो मैं क्या बताता? तो ये 0, 0 होता है ना, इसी में फॉर्मूले में रख देता है। 5 में से 0 घटाता उसका स्क्वायर यानी 25, 9 में से 0 घटाता उसका स्क्वायर 81, तो ये बन जाता है मेरा 100
6 जो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ भी है। बच्चे इसमें गलती कर सकते थे क्योंकि ओरिजिन से वो समझ लेते दूरी और ये लगा देते, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 मात्रा। अब कॉस ए की वैल्यू क्या दी गई है, कॉस ए की वैल्यू दी गई है √3/2, तो tan 2a की वैल्यू पूछी है, tan 2a, तो कॉस ए √3/2 कब होता है, साइन ए √3/2 तो 60 डिग्री पे होता है, तो कॉस ए कितने पर होगा, ये 30 डिग्री पे हो जाएगा, यानी tan 2a कितना बनेगा, tan 60 बनेगा। ये tan 60 बन गया है तो ये क्या हो जाएगा, √3, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अब आपको इक्वेशन दी गई है, ये आई थिंक यहाँ पे माइनस वाला होगा, ये इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है, तो कहीं डाल देता हूँ फिर बताता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन आपकी दी गई है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका हमें विविक्त कर यानी डी फाइंड करना, तो डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b कितना है, 2 है, तो इसका स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a 3 है, c कितना है, 1/3 है, तो ये 3 कैंसिल आउट, तो 4 - 4 यानी कि 0 आएगा। विभक्त कर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 0। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, मूल कब समान होते थे, मैंने पढ़ाया था आपको द्विघात समीकरण में, मूल तब समान होते हैं जब आपका डी 0 होता है, यानी b² माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, b² बराबर 4ac। अगर मैं c की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो क्या आएगी, b² अपॉन 4a, ये वैल्यू आएगी b² अपॉन 4a, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 7 के गुणज की प्रायिकता क्या है, 1 से 100 तक 7 की गुणज की प्रायिकता क्या होगी, तो अगर मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 100 तक देख लूं, तो इसमें दो चीजें अप्लाई होंगी, एक तो समांतर श्रेणी मेरी, तो पहला गुणज 7 का 7 ही होगा, ठीक, अगला क्या होगा, 14 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 98 होगा आई थिंक, हाँ, 7 × 7 7 × 28, तो 7 से लेके 98 तक मुझे सारी संख्याएं फाइंड करनी है, तो मेरा ए एन क्या है, 98 हो गया, ए क्या है, 7 हो गया, डी क्या हो गया मेरा, 7 ही रहेगा, तो मुझे एन फाइंड करना है, एन कितने हैं, तो ए एन यानी 98 बराबर A7 प्लस n - 1 इंटू 7, ठीक, तो अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूं और इधर कट कर दूं तो 14 बराबर 1 प्लस n - 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी, तो यानी कि n की वैल्यू आ गई 14, और 1 से 100 तक संख्याएं कितनी है, 100 ही होंगी, तो आपके अनुकूल परिणाम 14 है, कुल परिणाम आपके 100 है, तो प्रायिकता क्या बनेगी, 14/100। ठीक, दो बिंदुओं इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 4 में से 2 गया, 2 का बचा उसका स्क्वायर, 1 में से 3 गया -2 बचेगा और उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 4 + 4, यानी कि 2√2, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, कोई वृत्त आपको बताया गया है ऐसे, ठीक, इसका व्यास क्या है हमारा, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये होगी 7/2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर होता है, तो पाई इंटू आर रख दो 7/2, यानी 22/7 इंटू 7/2, तो ये 7 से 7 ये 11 बचेगा, यानी कि आपका, अच्छा नहीं बताया गया है, पाई की वैल्यू ऐसे ही लिख दी है। अच्छा, अर्धवृत्त, सॉरी सॉरी, परिमाप पूछा है ना, तो आप यहाँ पे देखिए, परिमाप पूछा, अगर परिधि पूछी होती तब तो ये हो जाता, इसको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, अर्धवृत्त एक बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, जैसे मैंने पिछले मॉडल पेपर में जब सॉल्व कराया था तो उसका अर्धगोले का मैंने क्षेत्रफल बताया था, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। तो अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ, खींच लेता हूँ ऐसे, और इसको अर्ध करना है ना, तो एक ये भी खींच लेता हूँ, मान लीजिए ऐसे, ठीक, अब क्या हो गया,
रुको इसको बढ़ा लिया। हम्म, ऐसे। ठीक। और इसको क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ कलर से, व्हाइट कलर से। और इसका जो कलर मैंने करते हैं व्हाइट कर दिया। अब देखो, ये आपको एक अर्धवृत्त मिल गया, वो ऊपर इग्नोर कर दीजिए। ये मुझे क्या मिल गया, एक अर्धवृत्त मिल गया। ठीक। अब यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया है, पूछा है कि आपका परिमाप कितना होगा। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप ये वाली लेंथ, मतलब ये जो वक्र वाली लेंथ होगी ना, और ये ऐड हो जाएगा। तो वक्र लेंथ तो पाई आर होगी ना, और ये कितना डी है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर डी। या डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू आर लिख सकता हूँ। तो पाई आर प्लस टू आर, ये हो जाएगा। या आर कॉमन ले लूं तो पाई प्लस टू। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आर की वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये 7/2 थी, 7/2 लिख दिया। और यहाँ पे पाई प्लस टू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पाई/2 और प्लस 7, ये हो जाएगा। हालांकि आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यही परिमाप होगा आपका, अर्धवृत्त का परिमाप ये हो जाएगा। ठीक। ये वाली लेंथ भी आपकी ऐड हो जाएगी, 7 पाई/2 तो होगा ही, उसमें ये वाली लेंथ भी ऐड हो जाएगी। ठीक। या इसे आप माने 21 पाई/2 भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा तो 21/2 इंटू 22/7। तो 7 × 21 और 2 11, यानी कि 33। यहाँ पे आप ऑप्शन बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। ठीक। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है, छेदक रेखा। एक वृत्त, ये वृत्त है, ठीक, को पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु पे अनंत खींची जा सकती हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका आंसर 9 है। मैंने पिछले भी मॉडल पेपर में इसका सोल्यूशन कराया है। ये कैसे हो जाएगा, 9 कॉमन ले लोगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दो 1 प्लस सेक स्क्वायर। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ये देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 9 कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan² क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं। अब देखो, अगर मैं tan² ए को इधर भेज दूं तो ऐसा ही बन जाएगा, इसकी वैल्यू एक बचेगी, एक रखूंगा तो 9 और इंटू वन, वन ही तो आएगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग इतना है। तो मुझे वो संख्या बतानी है, यानी कि आपको ये बताया गया है कि मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक्स है। तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, और उसका योग कितना है, 10/3 है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ये x² + 1/x = 10/3। तो ये 3x² + 3 = 10x, यानी कि 3x² - 10x + 3, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। रुको इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक। तो इक्वेशन क्या मेरी बनी, 3x² - 10x और +3 = 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो इसमें 3 × 9 मतलब ए और सी की गुणा करो, 9 आएगा। और 9 × 9 10 बन जाएगा। मतलब 9 की 1 से गुणा करोगे तो 9 ही रहेगा और 10 बन जाएगा। तो 3x² - 9x - x + 3 = 0। 3x कॉमन ले लो, x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x - 3 = 0। तो यहाँ पे 3x - 1 कर लो, x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/3 आ गई, और x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि दोनों संख्याएं हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे दिया आपको ऑप्शन एक ही है, तो ये 3 आप लिख लीजिए। ठीक। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। कि जब होना ही निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 ही तो होगी। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा।
तो घन का आयतन क्या होता है? देखो, घन का आयतन बराबर होता है हमारा उनकी भुजाओं के क्यूब के बराबर। तो मान लीजिए पहला घन आपका, उसकी भुजा ए थी, दूसरा घन है उसकी बी है, उसका क्यूब, तो इनका अनुपात ए क्यूब बटे बी क्यूब आपको दिया गया है कितना, 8/125। तो अगर मैं ए और बी का अनुपात निकालना चाहूँ तो ये कितना आएगा, 2/5। और इनका वो क्या होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a² या 6b², यही तो होगा ना। 6 कट जाएगा, ए और बी का होल स्क्वायर यानी 4/25 आएगा। तो 4/25 बी ऑप्शन में है। साइन, अब यहाँ पे ये आई थिंक कितना दिया गया है, ये डिग्री दी गई है, बनाया ये डिग्री बना लीजिए, साइन 45, तो बी ऑप्शन। 156 के अभाज्य गुणनखंड, बहुत ही इजी है 156 के अभाज्य गुणनखंड करना। तो इसमें देख ही लीजिए, 13×3 = 39, 39 दूना तो 78 होता है, तो ये तो होगा नहीं। 13×3 = 39, 39 दूना 78, 78 दूना 156 होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बहुलक क्या है, तो जो बहुत बार आया होता है वही बहुलक होता है, तो 1, 2, 2 बार आया है 2, 6 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, जो सबसे अधिक है, इसीलिए ये बहुलक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका अतिलघु उत्तरीय में आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में है क्या कि भाज्य गुणनखंड विधि से हमें 26 और 91 का मासा बताना है। तो हम क्या करेंगे, 26 के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 × 13, और 91 के करो तो क्या आएंगे, 13 × 7। देखो 13 13 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा इसका 13। मासा क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा या महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब प्रश्न नंबर ये 22 जो है, ये तो 21 था, 22 वाला देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करना हमें। यानी कि हम क्या मान लेंगे, संख्याओं का अंतर x माइनस वाई 26 दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो है वो y की 3 गुनी है, बताया गया है हमें। तो इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो ये 2y आ गया 26, तो y क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो y बराबर 13 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 13 है, ये आ जाएगा 39। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि x प्लस वाई बराबर हमें 14 बताया गया है, और x माइनस वाई बराबर 4 बताया गया है, तो इन्हें हल करना है। तो क्या करते हैं, विलोपन कर देते हैं y का, तो ऐड कर देते हैं ये इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों ऐड कर दो तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ से कट कर दो तो x बराबर आ गया 9। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 9 रख दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 9 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 9 यानी कि y बराबर यहाँ से आ गया आपका 5। ये इसके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बताया गया है कि इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। ये द्विघात समीकरण दी गई है, ये द्विघाती बहुपद दिया गया है, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करनी है, यानी x² माइनस 3x माइनस 10k। ठीक, तो देखो अगर गुणनखंड करने हैं तो a और c के गुणा करो, 10 आया। अब 10 के दो ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें जोड़ने या घटाने -10 आएगा ना, तो -10 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिन्हें जोड़ने या घटाने में -3 आएगा। तो मुझे दिख रहा है -2 और प्लस का 2, अगर इन्हें जोड़ दें तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, और अगर इनकी और इनकी गुणा कर दें तो -10 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यही, x² माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस का 10। तो x माइनस 5, x कॉमन ले लो और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 5, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 5, ये दो क्या हो गए, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन, 24 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए। एपी हमें बताई गई है कि 10,7,4 डॉट 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 है। तो ए इसका क्या है, 10 है। डी क्या है, 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3। हमें A30 बताना है, तो A30 क्या होगा, A प्लस 29D। ए 10 है प्लस 29 इंटू माइनस का 3, देखोगे 10 माइनस 87 बराबर माइनस का 77। अब हमें क्वेश्चन नंबर 26 देखना है। तो इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 27 जो कि आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें क्या बताना है कि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं और इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। अच्छा, ये द्विघात समीकरण दी गई है। द्विघात समीकरण क्या है, 27, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। अब ये बता दी गई ये दोनों मूल बराबर हैं। अल्फा क्यूब कमा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते, अल्फा बीटा कॉमन ले लो। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचेगा। ये बराबर आई थिंक होगा नहीं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही तो लिख सकते हैं भाई। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस का 2ab आएगा, उसको हमने घटा दिया माइनस के 2ab से, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो वो क्या होता है, माइनस C/A होता है, तो -7/1। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस का B/A होता है, यानी कि -5/1। तो बस यही वैल्यूज रख दीजिए इसमें। अगर ये सारी वैल्यूज में रख दूं तो ये -7 और अंदर बन जाएगा -5 का होल स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 7। तो ये बनेगा -7 25 प्लस 14। ठीक, तो इसको अब आगे सॉल्व कर लेना। 9 3 इसकी गुणा -7 से कर लेना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करना है, तो इसे हम मिटा देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 28 नंबर में क्या बताया गया है कि tan a प्लस बी हमें बताया गया है कि √3 है, और tan a माइनस बी हमें बताया गया है 1/3। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू, और ये होती है tan 30 की वैल्यू। तो इनका कंपैरिजन करो तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, तो 2a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री। तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री रख दो, a बराबर 45 डिग्री रखो, तो b बराबर क्या निकल के आएगा, b बराबर आएगा 60 माइनस 45 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यहाँ पे रखिए तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, ये 3 बना लेगा, 45 माइनस 15 30 हो जाएगा, और ये 1/√3। अब ये वाला जो हमें प्रूफ करना है, ये मैंने पिछले भी मॉडल पेपर में प्रूफ कराया था। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो इसे हम परिमेय संख्या p/q मानेंगे। 6 प्लस √2 बराबर हमने क्या क्या कह दिया, p/q। अब 6 को उधर भेज दीजिए, तो √2 बराबर p/q प्लस 6, ये -6 हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस का 6 हो जाएगा। √2 बराबर p-6q अपॉन में q। अब इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।
कि ये एक परिमेय संख्या हमने मानी है और ये तो परिमेय होता है ही 6। तो परिमेय में से परिमेय घटेगा तो ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकते हैं। यानी कि जो हमने माना था वो गलत था, ये गलत था। तो ये गलत है तो इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए दोनों साइड। जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो फिर यहाँ पे 2 बन जाएगा और यहाँ पे p-6q का होल स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे बनेगा। तो हम 2q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं p-6q का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना होगा कि देखो इसको सॉल्व करेंगे ना तो p का कुछ स्क्वायर आएगा, फिर -6q मतलब इसका स्क्वायर करोगे, फिर p की कुछ करके टर्म बनेंगी। तो हम p स्क्वायर बराबर समथिंग समथिंग यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और मतलब यहाँ पे कुछ m मान लीजिए आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो हम p बराबर भी कुछ ऐसा लिख सकेंगे कि 2c, क्योंकि वो प्रमेय होती है ना, 2c लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही हम जब p बराबर 2c यहाँ पे रख देंगे, रखेंगे ना, तो हमें q की वैल्यू आ जाएगी इसी टर्म में 2d समथिंग आ जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता चल गया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो चूंकि यहाँ पे ये क्या होती हैं, हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाता है। बाकी ये जो रीजनिंग वाला मेथड है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, फिर इसे अपरिमेय प्रूफ कर दीजिए। तो आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में इसे अपरिमेय प्रूफ कर दिया है, ना कि माना है। तो भी आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या पूछा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई, चलिए मीनार बना लेते हैं। एक मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए ये कोई मीनार है, 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया की इसकी जो इसकी छाया बनेगी ना, कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी छाया बन जाएगी। हालांकि वो थोड़ी टेढ़ी लग रही होगी। तो ये मीनार है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ये कितना है, ये अगर मैं बात करूं तो ये है 20 मीटर। ठीक। और ये इधर कितना है, ये है 20√3 मीटर। तो हमें ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बताना है। तो थीटा tan थीटा रख दीजिए। तो tan थीटा क्या होता है, लंब 20 बटे आधार 20√3। तो ये 20 20 कट गया, 1/√3 आया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये बहुत बार आया है, उसका मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर भी प्रूफ कराया था। नहीं, यहाँ पे नहीं मैंने। वो अच्छा लास्ट मॉडल पेपर में था। तो अगर आपने लास्ट मॉडल पेपर देखा होगा तो ये आपको पता होगा कि कैसे प्रूफ करना है। नहीं देखा है तो चलिए इसमें देख लीजिए। तो ये है 1 - sin A और अपॉन में 1+, अच्छा वहां पे थोड़ा बदला हुआ रूप था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी 1 - sin A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, sin A। ठीक। ये पूरे में लगा हुआ है तो ये बाहर निकलेगा तो 1 - sin A बन जाएगा। और ये 1+sin A, 1 - sin A क्या बना देगा, यहाँ पे बनाएगा cos²A। मतलब पहले बनाएगा 1 - sin²A। 1 - sin²A cos²A के बराबर होता है। जब उसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे cos A आ जाएगा। तो इसको हम sec A - tan A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 1/cos A sec A हो जाता है, वो sin A/cos A tan A हो जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक। तो इसका भी प्रूफ हमने कर दिया। अब 32 में क्या है, धूम के एक बिंदु से 20 मीटर भवन लगी टावर। अच्छा अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक कराया है मैंने ऐसा ही। तो चलिए दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले ना हम एक प्रूफ वाला देख लेते हैं। ये जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है ना, इसे प्रूफ कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है sin
ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साइन पूरा ब्रैकेट ओपन करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हम लिख सकते हैं, टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो, इसको थोड़ा हम सही तरीके से लिखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास लिख लेना, टू साइन ए इंटू कॉसेक ए एक पास लिख लीजिए, इसी के पास टू कॉस ए इंटू सेक ए लीजिए, और ये कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए लास्ट में लिख लीजिए। ये हमें पता होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो साइन ए, जब कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो 2 इंटू 1। इसी तरीके से इसकी जब, क्योंकि sec a 1/cos a ही तो होता है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 इंटू 1 आ जाएगा, और प्लस, अब cosec स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2, और ये 1 और ये 1, ये 2 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस का कॉट स्क्वायर ए, तो 2 3 6, 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो प्रूफ हो गया, ये क्या आ गया हमारा, RHS, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मतलब कोई हमने ऐसे, ये खींच लीजिए, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी टावर में एक मीनार के, ये क्या लिखा हुआ है, शिखर पर लगी टावर में एक मीनार के तल और शिखर के, ये टावर में मीनार कैसे लगेगी, शिखर, ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन यहाँ पे। या तो मीटर भवन से चल के शिखर क्रम से, तल और शिखर क्रमशः, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ना कि ये पता नहीं क्या लिखा है। ये देखो लिखा हुआ है कि 20 भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी टावर में एक मीनार के तल और शिखर क्रमशः, ये क्वेश्चन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये आई थिंक ऐसा हो सकता है, मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ कि ये कोई भवन है। ठीक, ये क्या है, कोई भवन है हमारा ऐसे, और इसका एक शिखर है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो। ये कोई मतलब इसके ऊपर एक टावर ऐसे मैंने लगा दी है, या मीनार उसे ही बोल दो। ठीक, इससे क्या हो गई, मीनार हमने लगा दी इसके ऊपर। फिर क्या बोला गया है कि इसके, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है इसका जो ये वाला एंगल हो और ये वाला एंगल हो, इन दो एंगल्स के बारे में हमें बताया गया हो। यानी कि ये थोड़ा अगर मैं
रुको, 1 मिनट। अगर मैंने एक रेखा ऐसे खींची और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब सही। और एक रेखा यहाँ पे ऐसे खींच दी, ठीक। फिर ये रेखा, ये क्वेश्चन में आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। एक रेखा ऐसे यहाँ पे खींच दी, ठीक। अब शायद ये बताया गया है कि तल और शिखर क्रमशः, तल का ये वाला एंगल है 45 डिग्री और शिखर का ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये लेंथ है हमारी 20 मीटर। तो ये वाली अब जब tan 45 लगाएंगे ना, tan 45, तो ये क्या निकल के आएगी, ये वाली लेंथ भी, क्योंकि 20 में बेस, इसकी वैल्यू 1 होती है तो बेस बराबर 20 मीटर आ जाएगा, तो ये भी 20 मीटर आ जाएगा। अब जब आप tan 60 लगाएंगे ना, तो इसकी लेंथ आप h मान लीजिए, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस h अपॉन में बेस कितना है, 20 है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो 20 प्लस h अपॉन 20। तो यहाँ पे 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू h बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस। ये क्वेश्चन मुझे ऐसे समझ में आया और मैंने इस तरीके से बता दिए। बाकी हो सकता है क्वेश्चन में कोई और बात कही गई हो, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं बताया जा सकता, ठीक। अब हमें ये देखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसके कितने पदों का योगफल -351 होता है, ये वाला देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी आपकी है 24, 21 और 18, 15। SN आपको बताया गया है, SN क्या है कि माइनस का 351 है, 351 है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल करिए। SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है, ये होता फॉर्मूला हो गया। अब a क्या है, a हमारा है 24, a बराबर है 24, ठीक। और d कितना है, d निकाल लो, तो d बराबर हो जाएगा हमारा किस, -24 यानी -3, d बराबर हो गया -3। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि ये फॉर्मूले में रख देते हैं, तो -351 n/2 और 2a यानी कि 2 इंटू 24 प्लस n हमें पता है n-1 और d कितना है, -3 आया है। तो अगर हम यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है 2 को अंदर, अच्छा 2 को अंदर नहीं भेज सकते हैं, तो 2 को इधर भेज दीजिए ना, 2 को इधर भेज दीजिए। तो 2 को जब हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -351 गुणे 2, और ये आ जाएगा n, और 24 दूना 48 प्लस माइनस का 3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 1 7 -702 आएगा, ये 48n बनेगा, और यहाँ पे माइनस का 3n² प्लस का 3n हो जाएगा। तो ये एक क्या बन जाएगी, हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी ना। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण बन गई ना, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस वजह से बताया जा सकता है कि मतलब द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो n की वैल्यू आए वो अगर पॉजिटिव वाली होगी वही हमें लेना होगा, ठीक। अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे, अच्छा हाँ ये वाला तो सॉल्व हो गया, मतलब आप n निकाल लेना, अगर मैं निकालने लगूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके अंदर एक मैं
क्या बना लेता हूँ, चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, कुछ ऐसे बना लेता हूँ, देखते हैं। ये आई थिंक रुकिए, इसको मैं क्या करता हूँ, पीछे इसको पहले बनाता हूँ, फिर इसके बाहर एक क्या कर लेता हूँ, वो बना लेता हूँ, वृत्त बना लेता हूँ। अगर मैं वृत्त बनाऊँ कुछ ऐसा, लेकिन ये टच नहीं करेगा ना, तो कुछ छोटा करता हूँ, तो ये इधर टच कर लेगा तो उधर नहीं टच करेगा। चलो छोड़ो इसको, ही बनाता हूँ, इसके अंदर अब लाइन से बना लेंगे। एक लाइन ये खींच लेते हैं, और एक लाइन अब एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, एक एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, फिर एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं, क्या है ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। देखो डी ई डी ए बी जो है हमारा एंगल, ये वाला एंगल है, एक एंगल ये है, ठीक है। ये डी ए बी आर्क, यहाँ से देखो कि डी ए बी एक आर्क बनेगी यहाँ से, मतलब ये वाली आर्क, जो अगर मैं थोड़ा थोड़ा बनाता जाऊं तो ऐसे 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 चाप, जैसे हम चाप बोलते हैं, तो ये हमारी आर्क बन जाएगी, ठीक। तो डी ए बी क्या होगा, इंस्क्राइब्ड अंतःखंड वाली थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, डी ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, एंगल डी ए बी मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1/2, और एम टाइम्स आर्क जो हमारा, ये आपने 9th में थ्योरम पढ़ी होगी ना, तो आर्क या इसे हम लिख चाप डी सी बी। इसी तरीके से हम एंगल डी सी बी को भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 एम आर्क डी ए बी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 1/2, और एम कॉमन ले लीजिए, आर्क या चाप डी सी बी और प्लस में आर्क डी ए बी, ठीक। तो अब हाँ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आर्क, मतलब ये वाली डीसीबी और डीएबी पूरा एंगल क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे एम डी सी बी, और मतलब ये वो होता है, आप जब एंगल थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वो चाप से जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम कोई एक ये फैक्टर होता है उससे हम गुणा कर देते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है ना, तो इस फैक्टर की चाहे जो वैल्यू हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा घूम रहा है ना। तो यहाँ से पता चल गया 180 अंश है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या आ गया, 180 डिग्री प्रूफ हुआ। इसी तरह आप इन दोनों को भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है, और 1/3x प्लस 1/2y बराबर हमें 13/16 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 1/x को p मान लीजिए, 1/y को q मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, p/2 प्लस q/3 बराबर 2, ये हो जाएगा p/3 प्लस q/2 बराबर 13/16। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6p, नहीं 6p नहीं, 3p प्लस 2q बराबर 6 आएगा ना, 6 दूनी 12, तो यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q बराबर, इस 6 आएगा तो 13/16, और गुणे 6 करोगे तो 2/16, 2×3 6, यानी कि 13×3 39/8। अब ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको सॉल्व कर लेना, चाहे जो विलोपन विधि लगा लेना, चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन विधि से ज्यादा आसान बनेगा, तो वो सॉल्व कर लेना, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा।
अब ये बिंदु दिए गए हैं दो, -3 कामा 10 और 6 गामा -8। तो इसको इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु हमें बताना है कि -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेना ये k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k मतलब k और ये m1 है ना, तो x2 6 हो जाएगा, ठीक। और प्लस m2 क्या है, 1 है, 1 2 x1 क्या है, -3 अपॉन में k प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है, -1 के बराबर आएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 6 के -3 बराबर क्या आ रहा है, -1। तो इसको इधर भेज दो तो 7 के बराबर आ गया हमारा 4, नहीं 4 नहीं, -1 + 3। तो 7 के बराबर आ गया हमारा +2, तो के बराबर आ गया 2/7, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7, या 2:7। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा।